गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? सब बढ़िया। अपन बात कर रहे थे केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, और हाइब्रिडाइजेशन में मैंने आपको लगभग सारे टाइप्स पढ़ा दिए थे। अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझनी चाहिए और हम उनको समराइज्ड करके आपको बता रहे हैं ताकि दिक्कत आपको नहीं आए। जैसे हाइब्रिडाइजेशन टेबल इसको बोलते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे, सबका कलेक्शन करेंगे, सारे कंपाउंड्स का, सारे टाइप्स के हाइब्रिडाइजेशंस का, ताकि आपके दिमाग में बॉन्ड एंगल, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप, उसमें कौन कौन से ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, ये सब चीज़ें माइंड में सेट हो जाएगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ हाइब्रिडेशन में, पहला ही हाइब्रिडेशन ले रहा हूँ sp। तो sp हाइब्रिडाइजेशन यदि मैं लेता हूँ तो sp हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री आपको पता है क्या होती है, लीनियर होती है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप अच्छे से इस बात को जानते हो। बॉन्ड एंगल यहाँ 180 डिग्री का होता है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। देखो ये सब चीज़ें हमारी ऑलरेडी पढ़ी हुई है, मैं सिर्फ एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ और माइंड में आपको सेट करनी है इन चीज़ों को। तो ये हो गया 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें BeCl2 का दिया था, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ BeCl2। इसमें क्या था, ऑर्बिटल्स कौन कौन से थे? अरे भाई, एक तो S है और एक P है। ठीक है, तो मैं ये लिखूंगा sp में S प्लस एनी टाइप P, कोई सा भी P जो है वो इसमें हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ इस तरह से आपको इन चीज़ों को समझनी। अब मैं सबके एग्जांपल्स बताऊंगा, पहले मैंने आपको तरीका बता दिया इसका। अब मैं दूसरा ले रहा हूँ यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये अपन ने लिया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रक्चर कैसी होती है, बताया था मैंने आप लोगों को। इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्राइगोनल प्लेनर। तो इसे मैं लिख रहा हूँ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, बॉन्ड एंगल मैंने आपको इसमें 120 का बताया था, तो ये हो गया बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें BF3 का बताया था। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। तो इसमें एक तो S रहेगा और साथ में Ni2P हो सकते हैं। मतलब PX PY भी हो सकता है, PY PZ भी हो सकता है, PX PZ भी हो सकता है। अब अपन बात करेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में स्ट्रक्चर जो है वो मैंने आपको टेट्राहेड्रल बताई थी कि स्ट्रक्चर जो है वो कौन सी होगी, टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल 109 डिग्री, और एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें CH4 का बताया था। तो sp3, तो एक तो S होगा डेफिनेटली और 3 P होंगे। तीनों P कौन कौन से हो सकते हैं, PX PY PZ। तो यहाँ हो गया PX PY PZ, तो ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। क्लियर है? अब हम बात करेंगे sp3D की। sp3D हाइब्रिडाइजेशन, इसमें मैंने आपको एग्जांपल याद हो तो मैंने PCl5 का बताया था। सॉरी, इसकी जो स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, ज्योमेट्री क्या बताई थी मैंने आपको, इसको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, इसकी बताई थी मैंने आपको ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, इसको बोलते हैं TBP। ओके, और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो आपका
एक बॉन्ड एंगल तो 180 था, एक्सेल एक्सेल वाला तो, ठीक है ना। और इक्विटोरियल इक्विटोरियल की यदि मैं बात करूं तो 120, और एक्सियल इक्विटोरियल का जो था वो आपका 90 डिग्री का था। तो अपन लिख लेते हैं इसको कि एक्सियल एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल एक्सियल बॉन्ड जो है वो आपका 180 डिग्री, एक्सियल एंड इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो 90 डिग्री, और इक्विटोरियल इक्विटोरियल बॉन्ड जो है वो आपका 120 डिग्री। ये तीन तरह के बॉन्ड थे इसमें। एक्सियल एक्सियल मैंने कहा था दो बॉन्ड जो है एक दूसरे का अपोजिट है जिनकी लेंथ ज़्यादा है, तो वो 180 था। एक्सियल इक्विटोरियल, जैसे मैं यहाँ बना देता हूँ इसको, ये P, ये Cl, ये Cl, ये Cl, एक Cl यहाँ था, एक Cl यहाँ था, तो ये वाला तो 180 था, ये 90 है, और ये वाला 120 है, ठीक है ना। इतना सा आपको ध्यान में रखना है। तो PCl5 का एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि PCl5 भी मैंने आपको यहाँ लिखवाया था। तो sp3d है, तो एक तो S होगा प्लस px py pz प्लस dz स्क्वायर, ये इसमें ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद अपन लेते हैं sp3d2। sp3d2 जो था उसमें आपको स्ट्रक्चर जो मिली थी वो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर मिली थी, तो यहां मिलती है ऑक्टाहेड्रल। और बॉन्ड एंगल क्या मिला था वो मैं आपको बताता हूं। एक तो बॉन्ड मिला था आपको 180 डिग्री का, और एक मिला था आपको 90 डिग्री का, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने आपको SF6 का करवाया था, और sp3d2 में एक S होगा, px py pz और dx स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस dz स्क्वायर, ये ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे। x करेगा px py, एक तो s करेगा px py pz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, इस तरह से होंगे। लास्ट देख लेते हैं इसमें sp3d3, ठीक है। यहाँ पे जो आपको ज्योमेट्री मिली थी वो पेंटागोनल बाइपिरामिड मिली थी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, इसको हम बोलते हैं पेंटागोनल बाइपिरामिडल, PBP। ओके, यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको क्या मिला था, यहाँ पर बॉन्ड एंगल आपको एक्सियल एंड एक्सियल के बीच में तो 90 डिग्री का मिला था, सॉरी 180 का, एक्सियल एक्स में तो 180 का होता है ना, बिल्कुल। एक्सियल एंड इक्वेटोरियल में आपको मिला था 90 डिग्री का, और इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल में 72 डिग्री का मिलाया था, बताया था मैंने आप लोगों को। और एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था IF7 का, ठीक है। इसमें ऑर्बिटल्स देख लेते हैं कौन कौन से थे। sp3d3 में s होगा px py pz dx स्क्वायर वाई स्क्वायर dz स्क्वायर प्लस dxy। ये इस तरह से एक हाइब्रिडाइजेशन टेबल आपके तैयार हो गई, और आपको इसको तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है, ठीक है। और अब तो आपको पता ही है कि नीट का जो है नया सिलेबस आ गया है, और उसमें पहले जब सिलेबस नहीं था यानी ओल्ड सिलेबस था तभी
केमिकल बॉन्डिंग से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन मिनिमम बनते थे। अब क्या हुआ है कि एटलीस्ट 10 चैप्टर अपने 11th और 12th को मिला के हट गए। इसका मतलब वेटेज केमिकल बॉन्डिंग का और बढ़ गया। तो केमिकल बॉन्डिंग के सीधे सीधे 5 से 6 क्वेश्चन तो यहाँ से ऐसे उठ के आएंगे, और इसके अलावा भी इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाले टाइम, यानी यदि मैं नीट 2024 की बात करूँ तो केमिकल बॉन्डिंग उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाइब्रिडाइजेशन टेबल में एक बार फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें। हाइब्रिडाइजेशन sp होगा तो ज्योमेट्री लीनियर होगी, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होगा। एग्जांपल BeCl2 मैंने ले लिया है। टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे, s होगा एक तो, और कोई सा भी एक p हो सकता है, px भी हो सकता है, py pz भी। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लानर स्ट्रक्चर होगी, 120 का बॉन्ड एंगल होगा। bf3 इसका मैंने एग्जांपल लिया है। sp2 है यानी s और Ne2p, दो हो सकते हैं, px py हो सकता है, py pz हो सकता है, px pz हो सकता है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन की मैं बात करूं तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है, 109 डिग्री 5 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। CH4 इसका बेस्ट एग्जांपल है। sp3 में s होगा, एक px होगा, एक py होगा, एक pz होगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में होगा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर, हम इसको TBB भी बोलते हैं। मैंने आपको PCl5 का इसमें एग्जांपल बताया था। एक्सियल एक्सियल बॉन्ड बहुत एक दूसरे से रिपल्शन करते हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है, और वो एक दूसरे का अपोजिट होता है, यानी 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल में 90 डिग्री का होता है, इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल 120 डिग्री का होता है। ठीक है। PCl5 एग्जाम्पल है। sp3d में एक s होगा, एक px होगा, py होगा, pz होगा, dz स्क्वायर होगा। d में से कौन सा आएगा? dz स्क्वायर। ध्यान रखना, आपको कुछ और मत कर देना, dxy dyz मत कर देना। sp3d2 में क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल होगा, बॉन्ड एंगल होंगे 180 और 90 के। sf6 मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया था। यहाँ ध्यान रखने वाली बात ये कि s तो होना ही है, px होगा, py होगा, pz होगा। इसके अलावा dz स्क्वायर होगा जो ऑलरेडी चला आ रहा था, और यहाँ dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा। अभी dxy dyz dzx को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं sp3d3 की। यहाँ पेंटागोनल बाइपिरामिडल यानी PBP आपकी ज्योमेट्री होगी। एक्सियल एक्सियल बॉन्ड्स 180 के होंगे, मैक्सिमम रिपल्सन होता है। एक्सियल इक्वेटोरियल 90 हुआ। एक नया बॉन्ड एंगल आया जिसे हम इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल, जो यहाँ पर कितना होता था 120 का, यहाँ 72 डिग्री का होता है। IF7 मैंने इसका एग्जाम्पल लिया था। अब यहाँ देखिए, S होगा, px होगा, py होगा, pz होगा, dz स्क्वायर होगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर होगा, लेकिन एक और नया होगा जिसे हम बोलेंगे dxy। क्लियर है? तो ये आपके हाइब्रिडाइजेशन टेबल है, इसे आप अच्छे से याद करें, इसे फटाफट लिखे, फिर अपन आगे बढ़ें। अब अपन ने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ लिया, हाइब्रिडाइजेशन की टेबल पढ़ ली। अब अपन ये सीखेंगे कि अपन को कोई कंपाउंड दे दिया जाता है और अपन से पूछ लिया जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो अपन बना के तो देखेंगे नहीं। तो उसके लिए अपन को क्या है, कुछ ट्रिक्स सीखनी पड़ेगी, कुछ टेक्निक सीखनी पड़ेगी, जिसके थ्रू हम कंपाउंड्स को देखते ही पता लगा ले कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब यदि आप ये चीज़ पता लगा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो आप उसकी ज्योमेट्री बता सकते हो, उसमें बॉन्ड एंगल बता सकते हो, उसमें कौन कौन से जो ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बता सकते हो। ठीक है ना? बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल सकते हैं। चेक करते हैं कैसे कैसे आप करोगे। देखो, इसमें आपको 3 चीज़ें तो सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। यदि सॉरी, वो 3 चीज़ें आपको पता चल जाती है तो आप आराम से हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। पहली चीज़ क्या है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इसके बारे में। पहली थिंग आपको ये पता लगानी है कि फाइंड नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स इन सेंट्रल एटम। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक बार फिर मैं बता रहा हूँ। जैसे अपने पास में है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 होगा, इसमें 6 होगा, इसमें 7 होगा, इसमें 8 होगा।
एक तो ये बात आपको पता लगानी है, दूसरी बात आपको क्या पता लगानी है, बी, फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय साइड एटम, कि साइड एटम ने कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रखे हैं वो अपन को फाइंड आउट करने हैं। तो देखो हाइड्रोजन एंड हेलोजन फैमिली जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन ही शेयर करेगी, इसकी वजह से 1 सिग्मा बॉन्ड बनेगा और वही हमको काउंट करना है। यदि मैं बात करूं ऑक्सीजन फैमिली की, यदि ऑक्सीजन फैमिली का कोई एलिमेंट है, कौन सी फैमिली का, ऑक्सीजन फैमिली का, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसमें एक तो सिग्मा बॉन्ड होगा और एक पाई बॉन्ड होगा, और आपको पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करना है, आपको सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है। यदि मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात करूं, यदि अपन नाइट्रोजन फैमिली की बात करते हैं तो नाइट्रोजन फैमिली 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करती है। नाइट्रोजन फैमिली का कोई भी मेंबर होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, जिसमें एक तो सिग्मा बनेगा प्लस 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, और मैंने आपको बता दिया पाई बॉन्ड को हमको कंसिडर करना ही नहीं। अब इन दोनों से एक नया कॉन्क्लूजन निकलता है जो आपको ध्यान में रखना है। कॉन्क्लूजन क्या है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, इनका टोटल एडिशन निकाल लो और जो आता है वो ही हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। जैसे इनका टोटल एडिशन जो है वो आपके पास आया 2, तो 2 का मतलब हो गया sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यदि ये वैल्यू आती है 3 तो ये हो गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यदि ये 4 आती है तो sp3, ये 5 आती है तो sp3d, ये 6 आती है तो sp3d2, और ये 7 आती है तो sp3d3। ये आपको ध्यान में रखना है, बस यही कॉन्सेप्ट चलेगा पूरे हाइब्रिडाइजेशन के ट्रिक में। नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन निकालने जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। फाइंड शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय साइड एटम, साइड एटम जो जुड़ा हुआ है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, हाइड्रोजन एक करेगा, हेलोजन फैमिली का हर मेंबर एक करेगा, तो एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन फैमिली के 2 करते हैं, जिनमें से एक तो बनाएगा एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा बनाएगा पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड को हम कंसिडर करना ही नहीं। नाइट्रोजन फैमिली में 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा, 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड कंसिडर नहीं करना, एक सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या निकला कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स काउंट कर लो, उसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ लोन पेयर्स और उसमें ऐड कर दो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यदि इनकी टोटल वैल्यू 2 आती है तो sp हाइब्रिडाइजेशन, यदि इनकी वैल्यू 3 आती है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यदि इनकी वैल्यू 4 आती है तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यदि इनकी 5 आती है तो sp3d, 6 आती है तो sp3d2 और 7 आती है तो sp3d3। ओके, आप फटाफट इसे लिखें, फिर मैं कुछ एग्जाम्पल से इसको आपको समझाऊंगा कि कैसे आप इसको अप्लाई करोगे। ओके, कुछ एग्जाम्पल्स है अपने पास में जिनमें हम आपको हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करके बता रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखना आप लोग। जैसे CH4 है, CH4 में हमको सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। देखिए कार्बन में कितने होते हैं, 4 माइनस, इसमें हाइड्रोजन जो है वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, एक इलेक्ट्रॉन, एक हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 4 हाइड्रोजन 4 करेगा, तो 4 माइनस 4 कितना गया, 0 इलेक्ट्रॉन, और 0 इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 0 लोन पेयर, तो लोन पेयर फाइंड आउट कर लिया अपन ने। अब ये 4 जो लगा हुआ है ना, इसका मतलब डेफिनेटली 4 सिग्मा बॉन्ड तो बनेंगे, तो यहां से आ गया 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर कितना है, 0 लोन पेयर है,
कोई अनपेयर्ड है क्या? नहीं है। इसका मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 4। और 4 वैल्यू पे मैंने आपको बताया था sp3 हाइब्रिडेशन। अब अपन को पता चल गया कि sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इसका मतलब ज्योमेट्री कौन सी हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री। क्लियर है? तो यहाँ पर आप लिख भी सकते हो, यहाँ पर ज्योमेट्री जो है वो तो क्या हो जाएगी? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा? 109 डिग्री 5 मिनट। ये बॉन्ड एंगल। NH3 में देखो ये 5 है, माइनस कितना शेयर करेगा? 3 करेगा। तो कितना आ गया? 5 में से 3 जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या आ गया? 1 लोन पेयर। तो ये 3 है, इसका मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए, प्लस 1 लोन पेयर हो गया, प्लस अनपेयर्ड तो है ही नहीं तो 0 अनपेयर्ड हो गए। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 3 और 1 4। मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? NO2 में चेक करते हैं। यहां देखो NO2 में नाइट्रोजन में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इसने दे दिया है, तो अब इलेक्ट्रॉन कितने रह गए? 4। और एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 कितने करेगा? 4। तो 4 माइनस 4 कितना आ गया? 0 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि क्या हो गया? 0 लोन पेयर। क्लियर है? तो यहां पर ये 2 है, मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड तो बनने ही है, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, मतलब कितनी वैल्यू आ गई? 2। इसका मतलब क्या हो गया? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? चलो आगे चेक करते हैं अपन। XeF2 में, Xe में मैंने बताया था कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8। माइनस F2 का मतलब 2, क्योंकि एक फ्लोरीन 1 करता है शेयर, तो कितना आ गया? सॉरी, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब कितना हो गए? 3 लोन पेयर हो गए। अब 2 सिग्मा है, तो 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, ये हो गई आपकी 5 वैल्यू। तो 5 का मतलब हो गया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आ गई बात समझ में आप लोगों को? फटाफट इनको लिखे, फिर कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। कुछ एग्जांपल्स और से अपन देख लेते हैं। देखिए XeOF2 है, यहाँ पर 8 माइनस इसके 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन इसके, तो 2 प्लस 2 तो 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब क्या हो गया? 2 लोन पेयर हो गया। ठीक है? तो देखो एक सिग्मा तो ये, प्लस 2 सिग्मा ये, प्लस 2 लोन पेयर, टोटल वैल्यू हो गया 2 4 5। और 5 वैल्यू का मतलब हो गया sp3d। आगे की बात समझ में आपको? अगला चेक करते हैं। ब्रोमीन है, कितना हो गया? 7। ठीक है? माइनस एक ऑक्सीजन 2 करता है, 3 कितने करेगा? 6। मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो गया? 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो ये 3 सिग्मा प्लस 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब टोटल वैल्यू कितनी आ गई? 4। इसका मतलब क्या हो गया? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है? कोई दिक्कत है इसमें? अपन PCl5 में चेक करते हैं। PCl5 में यहाँ 5 माइनस 5 0 0 लोन पेयर। ठीक है? तो सिग्मा कितने? 5, तो 5 सिग्मा 0 लोन पेयर, टोटल वैल्यू 5, मतलब sp3d। CO2 में चेक करते हैं। 4 माइनस 4 0 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 0 लोन पेयर, तो 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर, मतलब वैल्यू कितनी आ गई? 2, मतलब sp। तो CO2 में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन होगा।
क्या आपको इतना समझ में आ गया? फटाफट आप इसे लिखें, फिर अपन और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। देखिए कुछ एग्जांपल्स और लिए मैंने, तो इनको आप समझ लें, बहुत ही अच्छे एग्जांपल्स हैं, समझें इनको अच्छे से। देखिए क्या होता है, I3 जो है इसको आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट आप इसको नहीं कर सकते, I एंड I2 माइनस लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ देखो, ये I का मतलब इसमें 7 होते हैं और एक इसने ले लिया, तो ये हो गए 8, माइनस कितने हो रहे हैं, 2 शेयर हो रहे हैं, मतलब कितने आए, यहाँ से 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब हो गया 3 लोन पेयर, ठीक है। अब यहाँ से कर लो, ये हो गए 2 सिग्मा बॉन्ड प्लस 3 लोन पेयर, तो वैल्यू आ गई 5, इसका मतलब sp3d। इस तरह से आपको इसको सॉर्ट आउट करना था। यहाँ देखिए 7 माइनस 7 0 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 0 लोन पेयर, तो ये 7 हो गए, तो 7 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर मतलब 7, वैल्यू आ गई टोटल, तो ये हो गया sp3d3। I3 को भी आपको इसकी तरह लिखना पड़ेगा, कैसे लिखेंगे इसको, I एंड I3 I2 प्लस, अब देखो यहाँ 7 थे, एक दे दिया तो 6 माइनस 2 कितना आ गया 4 इलेक्ट्रॉन्स मतलब कि 2 लोन पेयर, क्लियर है। अब 2 लोन पेयर हो गया, इसका मतलब अब आराम से आप इसको कर सकते हो कि ये हो गए 2 सिग्मा प्लस 2 क्या है, लोन पेयर है, तो टोटल वैल्यू कितने आ गई 4, इसका मतलब sp3। N3 को भी आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, कैसे लिखोगे, N एंड N2 माइनस, अब N में कितने 5 और एक ले और लिया तो 6 माइनस, अब देखो एक नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो 2 कितने करेंगे 6, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आ गई 0 इलेक्ट्रॉन मतलब कि 0 लोन पेयर, तो ये देखो यहां से 2 सिग्मा हो सकते हैं, तो 2 सिग्मा 2 सिग्मा प्लस 0 लोन पेयर मतलब 2 वैल्यू आ गई मतलब sp। इस तरह से आप जो है एग्जांपल्स को कर सकते हैं। तो आज मैंने आपको हाइब्रिडेशन टेबल करवा दिया और हाइब्रिडेशन कैलकुलेट करने की ट्रिक करवा दी, आप इजी वे में इस चीज़ को कर सकते हो, इसको फटाफट लिखे। फिर एक छोटा सा तरीका और बताता हूँ मैं, आप उसको कर लेना। देखिए मैं लिख देता हूँ, आप एक सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हो, जैसे एक ट्रिक है सिंपल सी, इसमें क्या करो आप हाइब्रिडाइजेशन के लिए x प्लस वाई प्लस जेड बाई 2 कर दो, ठीक है। क्या करोगे, x क्या है यहाँ पर, x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम, y है नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, मोनोवैलेंट साइड एटम्स, और z है पॉजिटिव इफ नेगेटिव एंड नेगेटिव इफ पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल करके बता रहा हूं आप लोगों को, इस फॉर्मूले से भी, इससे भी आप आराम से निकाल सकते हो। देखो जैसे अपने पास में CH4, तो CH4 का हाइब्रिडेशन निकालने की, देखो सेंट्रल एटम x की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस
नंबर ऑफ मोनोवैलेंट कितने हैं, वाई, वाई की वैल्यू कितनी है 4 है, प्लस जेड यहाँ है नहीं तो 0/2, तो वैल्यू कितनी आ गई 4, 4 का मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। आप ये ट्रिक भी यूज कर सकते हो, मैं इसमें बताता हूँ आप लोगों को। जैसे इसमें आप चेक कर सकते हो कि वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, ठीक है। मोनोवैलेंट कितने जुड़े हुए इसके साथ में, 2 जुड़े हुए हैं, और -1 कर देंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो यहां पर वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 4 आ जाएगी। क्लियर है, इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और भी मैं एग्जांपल आपको लेके बता देता हूं यहाँ पे। देखो जैसे PCl5 है, PCl5 में x की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई, प्लस मोनोवैलेंट कितने 5 है, चार्ज कोई है नहीं तो ये हो गया 5, मतलब कि sp3d। ठीक है, जैसे अपन बात करें आप ले लो SF6, SF6 में देखो सल्फर में कितने हैं, 6 है, मोनोवैलेंट कितने हो गए, 6 हो गए, प्लस 0/2, तो कितना आ गया 6, मतलब sp3d2। तो इस तरह से आप इस मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, पहला मेथड मैंने आपको बता दिया सिस्टमेटिक मेथड है, और दूसरा मेथड मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना। तो आप फटाफट इसे लिखें और हाइब्रिडाइजेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाएं और कोशिश करें कि सारे बने। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और नोट्स बनाना है टाइम टू टाइम, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो कमेंट बॉक्स में बतानी है। थैंक यू।